हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार क्याथल और आप देख रहे हैं फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स जो कि आपके अपकमिंग सीएचओ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। द नॉर्मल पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज़ बिटवीन। ब्लड का नॉर्मल पीएच कितना माना जाता है? 6.5 से 7 के बीच, 7.35 से 7.45 के बीच, 8 to 9 या फिर 4.5 to 5। The correct answer of this question is option B, that is 7.35 to 7.45। ब्लड का नॉर्मल पीएच 7.5 से 7.45 के बीच में होता है और इसे हम स्लाइटली एल्केलाइन मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। वेल्म्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ। वेल्म्स ट्यूमर निम्न में से किससे संबंधित है? पॉलीसिस्टिक किडनी, रीनल डिस्प्लेशिया, रीनल हाइपोप्लेशिया या फिर हॉर्सशू किडनी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, हॉर्सशू किडनी। वेल्म्स ट्यूमर डिजीज कंडीशन में हमारी किडनी हॉर्सशू शेप हो जाती है, घोड़े की नाल की आकार की हो जाती है, जो कि देखने में कुछ इस प्रकार से होती है। क्वेश्चन नंबर 3। बोर कमिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट इन। गौर करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोर कमिटी का निर्माण कब हुआ था? 1943, 1946, 1942, 1941। इंपॉर्टेंट। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 1943 में। बोर कमिटी वर्ष 1943 में बनी थी। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन। बोर कमिटी was constituent in 1943 and legalized in 1946। बोर कमिटी का निर्माण वर्ष 1943 में हुआ था और इसे वर्ष 1946 में लीगलाइज्ड किया था। चेयरमैन ऑफ बोर कमिटी वॉज सर जोसेफ बोर। बोर कमिटी के चेयरमैन थे सर जोसेफ बोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो देखने के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको कल अवेलेबल होगी। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 4। प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन्स ऑनकोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज। हमारे ब्लड में ऑनकोटिक प्रेशर किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, एल्ब्यूमिन। हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है एल्ब्यूमिन और यह हमारे शरीर में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट। फीटल सर्कुलेशन फुली फंक्शन बाय। फीटल सर्कुलेशन फुली फंक्शनल कब होता है? ऑप्शन ए 12 सप्ताह पर, ऑप्शन बी 28 सप्ताह पर, ऑप्शन सी 8 सप्ताह पर या फिर 6 सप्ताह पर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, 12 वीक। 12 सप्ताह की उम्र में फीटल सर्कुलेशन फुली फंक्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 6। When fertilized ovum is implanted outside the uterine cavity, this condition is known as। यदि किसी फीमेल में फर्टिलाइज्ड ओवम यूट्राइन कैविटी से बाहर कहीं इम्प्लांट हो जाए तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ओवेरियन सिस्ट, हाइडेटिफॉर्म मोल या फिर एबॉर्शन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी स्टेट है जिसमें जो फर्टिलाइज्ड ओवम है नॉर्मल इम्प्लांटेशन साइट पर इम्प्लांट ना होने के बजाय किसी और जगह पर इम्प्लांट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7। द नॉर्मल डायमीटर ऑफ आरबीसी। आरबीसी का डायमीटर कितना होता है? आरबीसी का व्यास कितना होता है? ऑप्शन ए 7 to 8 म्यूएम, ऑप्शन बी 6 to 7 mm म्यूएम और ऑप्शन सी 8 to 9 म्यूएम या फिर ऑप्शन डी 9 to 10 म्यूएम या माइक्रोमीटर।
The correct answer of this question is option A 7 to 8 mu m. Question number 8. Blood vessel which supplies the heart is. किस ब्लड वेसल के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है? पल्मोनरी, कोरोनरी, कार्डियक या फिर रीनल? The right answer of this question is option B. कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट को ब्लड सप्लाई किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 9. इम्यूनिटी क्या है? एंटीबॉडीज एंड एंटीजन्स रिएक्शन, ये एंटीजन और एंटीबॉडी की रिएक्शन है. या फिर ऑप्शन बी, ट्रांसफर ऑफ मैटरनल एंटीबॉडीज अक्रॉस द प्लेसेंटा, मैटरनल एंटीबॉडीज का प्लेसेंटा को क्रॉस करना इम्यूनिटी है. या फिर लेवल ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ अ पर्सन टू अ पर्टिकुलर डिजीज, किसी व्यक्ति के अंदर किसी विशेष डिजीज के लिए रेसिस्टेंस इम्यूनिटी है. या फिर ऑप्शन डी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाय इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली इम्यूनिटी. The right answer of this question is option C, that is level of resistance of a person to a particular disease known as immunity. किसी एक विशेष डिजीज के लिए पर्सन का रेसिस्टेंस शो करना इम्यूनिटी कहलाता है. क्वेश्चन नंबर 10. कैपेसिटी ऑफ माइक्रोब्स टू कॉज डिजीज नोन एज. किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? पैथोजेनिसिटी, विरुलेंस, इन्फेक्शन या फिर इम्यूनिटी? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, पैथोजेनिसिटी. किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज उत्पन्न करने की क्षमता को हम पैथोजेनिसिटी के नाम से जानते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. द नॉर्मल ब्लड प्लेटलेट काउंट इज. नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है? थ्रोम्बोसाइट काउंट कितना होता है? 2 लाख से 3.5 लाख, 1 लाख से 2.5 लाख, 4.5 लाख से 6,90,000 या फिर 1 लाख से 4.5 लाख? Important. The right answer of this question is option D. According to these options, the right answer is option D, 1 लाख से 4.5 लाख पर mm³. नॉर्मल रेंज ऑफ प्लेटलेट आर 1.5 लाख से 4.5 लाख, 1,50,000 to 4,50,000 cells per mm³ is the normal count of platelet cells. Platelets also known as thrombocytes. Question number 12. नॉर्मल फंक्शन ऑफ CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का नॉर्मल फंक्शन निम्न में से कौन सा माना जाता है? स्टाफिंग, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स या फिर बजटिंग? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स. नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करवाना CHC या कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का मुख्य कार्य होता है. क्वेश्चन नंबर 13. कॉप्लिक स्पॉट्स आर ऑब्जर्व्ड इन. कॉप्लिक स्पॉट्स कहाँ पाए जाते हैं? ओरल म्यूकोसा पर, नेक में, स्किन में या फिर चेस्ट पर? The right answer of this question is option A, oral mucosa. कॉप्लिक स्पॉट्स जो हैं मीजल्स डिजीज़ के अंदर देखने को मिलता है और ये ओरल म्यूकोसा पर पाया जाता है. क्वेश्चन नंबर 14. विच ब्लड ग्रुप इज़ नोन एज यूनिवर्सल डोनर. किस ब्लड ग्रुप को आप यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं? ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप AAB, ब्लड ग्रुप B या फिर ब्लड ग्रुप O? The right answer of this question is option D, that is blood group O. जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है उसे हम यूनिवर्सल डोनर के नाम से जानते हैं. O नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाले लोगों में किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता है.
एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स रेशियो इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द ऑप्शन ए नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 फीमेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ मेल्स पर 1000 बर्थ, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 बर्थ्स। The right answer of this question is option B, that is number of females per 1000 males। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या सेक्स रेशो कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मैनी कैलोरी प्रोवाइडेड बाय 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। 1 ग्राम प्रोटीन के द्वारा कितनी कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है? 4 किलो कैलोरी, 8 किलो कैलोरी, 10 किलो कैलोरी या फिर 6 किलो कैलोरी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 4 किलो कैलोरी। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 17, ब्लड ग्रुप वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सबसे पहले ब्लड ग्रुप का निर्धारण या खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, कार्ल लैंडस्टीनर ने, पॉल एनरिच ने या फिर एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ऐसे पर्सन थे जिन्होंने सबसे पहले ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में बताया था। इन्होंने बताया था कि मनुष्यों में 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स पाए जाते हैं, ए बी, ए बी और ओ। इस खोज के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर ऑफ। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम किस वर्ष लॉन्च किया गया? वर्ष 1982 में, 1981 में, 1980 में या फिर 1979 में। The right answer of this question is option A, in the year 1982 National Mental Health Program was launched. Question number 19, which vitamin helps in maturation of RBC? RBC के maturation में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12। Important. The right answer of the question is option D, that is विटामिन B12। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स के मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 बहुत ही आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 20, पर्नीशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। पर्नीशियस एनीमिया किसकी डेफिशिएंसी के कारण होता है? थायमीन, आयरन, विटामिन B12 या फिर फॉलिक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The right answer of this question is option C, विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 को आप साइनोकोबालामिन के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच कंडीशन अम्बिलिकल कॉर्ड अटैच टू द मार्जिन्स ऑफ प्लेसेंटा। निम्न में से किस कंडीशन में जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो प्लेसेंटा के मार्जिन्स पर, छोर पर कनेक्टेड रहती है, सेंटर में ना होकर? ऑप्शंस आर पेटल डोर प्लेसेंटा, सर्कमवेलेट प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सक्सिनेट्रिया या फिर वेलामेंटस प्लेसेंटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, बेटल डोर प्लेसेंटा। मान लीजिए ये प्लेसेंटा है और जो अम्बिलिकल कॉर्ड है ये इसके इस छोर से या फिर पेरिफेरी पार्ट से, मार्जिन से अटैच्ड है। इस स्ट्रक्चर को आप यदि आप देखेंगे तो इसको देखने से आप इसे ऐसा मान सकते हैं जैसे बैडमिंटन गेम जो होता है उसके अंदर जो बैट यूज़ किया जाता है, जिसे हिंदी में आप चिड़ी बल्ला खेलते हैं, तो जो बल्ला अपन यूज़ करते हैं, कुछ ऐसी स्ट्रक्चर यह बन रही है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड हो गई, ये प्लेसेंटा हो गया। तो देखने में ये चिड़ी बल्ले वाले बैट की तरह दिख रही है और चिड़ी बल्ले का जो बैट होता है उसे ही बैटल डोर कहते हैं और ये प्लेसेंटा में है तो इसको आप बैटल डोर प्लेसेंटा कह सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22, द एंटीडोट टू वारफेरिन इज, वारफेरिन का एंटीडोट क्या है? हेपेरिन, विटामिन के, विटामिन बी या फिर आयरन? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। यदि किसी पर्सन में वारफेरिन की ओवरडोज हो जाए या रिएक्शन हो जाए तो उस सिचुएशन में हम विटामिन के एडमिनिस्टर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द बेस्ट टेस्ट टू डिटेक्ट आयरन डेफिशिएंसी इन कम्युनिटी। यदि आपको कम्युनिटी में पता करना है कि कितने परसेंट लोगों को आयरन डेफिशिएंसी है या फिर आपको एक जनरल सर्वे कराना है, तो मोस्टली आप निम्न में से किसकी जांच कराएंगे आयरन डेफिशिएंसी को पता करने हेतु? ट्रांसफेरिन की, सीरम फेरेटिन की, सीरम आयरन की या फिर हीमोग्लोबिन की? इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सीरम फेरेटिन। सीरम फेरेटिन के लेवल को असेस करके हम आयरन डेफिशिएंसी का अनुमान लगा सकते हैं और ये सबसे बेस्ट मेथड है। फर्स्ट साइन ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी इन बॉयज़। लड़कों में सेक्सुअल मैच्योरिटी का फर्स्ट साइन कौन सा होता है? इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन फेशियल हेयर, एक्सिलरी हेयर या फिर टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज टेस्टिकुलर एनलार्जमेंट। लड़कों में सेक्सुअल मैच्योरिटी का सबसे पहला साइन उसके टेस्टिस में एनलार्जमेंट होना माना जाता है। बॉयज सेक्सुअल चेंजेस बिगिंस विद द एनलार्जमेंट ऑफ स्क्रोटम एंड टेस्टिस फॉलोड बाय लेंथनिंग ऑफ पेनिस देन प्यूबिक हेयर्स अपीयर। लड़कों में सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम सबसे पहले जो स्क्रोटम होता है उसका साइज बढ़ता है, उसके बाद टेस्टिस का साइज बढ़ता है, फिर पेनिस लेंथनिंग होती है, लंबा होता है, फिर उसके बाद जो प्यूबिक हेयर्स हैं वो अपीयर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर इज। इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर कौन सा है? हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल डिजीज या फिर परप्रॉट? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया सेक्स लिंक्ड ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसे आप रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और ये दो प्रकार का होता है, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 8 की डेफिशिएंसी होती है, जबकि हीमोफीलिया बी में क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी होती है। क्वेश्चन नंबर 26, बॉडी टेम्परेचर इन नियोनेट्स इट्स रेगुलेटेड विया। नियोनेट्स के अंदर बॉडी टेम्परेचर किसके द्वारा मेंटेन होता है? स्वेटिंग के द्वारा, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के द्वारा, वार्म सीकिंग बिहेवियर के द्वारा या फिर शिवरिंग के द्वारा? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, ब्राउन एडिपोज टिश्यूज के द्वारा। अडल्ट्स के अंदर या चाइल्ड के अंदर बॉडी हमें जब ठंड लगती है तो हमारी बॉडी में शिवरिंग शुरू हो जाती है, कपकपी शुरू हो जाती है और इस शिवरिंग के फलस्वरूप बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है। और जब मान लीजिए अत्यधिक गर्मी है तो हमारी बॉडी से स्वेट सिक्रीट होता है और उसकी वजह से स्वेट सिक्रीट होने की वजह से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेटेड रहता है। लेकिन जो नियोनेट्स होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनमें ये मैकेनिज़्म काम नहीं करती। उनके शरीर में बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उनकी स्किन में मौजूद ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ड्रग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडमैन सिंड्रोम। रेडमैन सिंड्रोम के लिए कौन सी दवा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है? ऑप्शन ए वैनकोमाइसिन, ऑप्शन बी लिंजोलाइट, ऑप्शन सी क्लोरैम्फेनिकोल या फिर ऑप्शन डी सिफेड्रोक्सिल? The correct answer of this question is option A, vancomycin. वैनकोमाइसिन ड्रग को हम रेडमैन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं बिकॉज इसके द्वारा पर्सन की जो स्किन है वो रेडिश हो जाती है,
एक और इम्पॉर्टेंट ड्रग है क्लोरामफेनिकोल, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रेव बेबी सिंड्रोम किस दवा के कारण हो सकता है, तो आपको बताना है क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्लोरामफेनिकोल ग्रेव बेबी सिंड्रोम और वैनकोमाइसिन रेडमैन सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 28, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? ऑप्शन ए ग्लोमेरुलस, ऑप्शन बी नेफ्रॉन, ऑप्शन सी बॉमन्स कैप्सूल या फिर ऑप्शन डी कैलेक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी नेफ्रॉन। नेफ्रॉन को हम किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, हॉटकिंस डिजीज इज रिलेटेड टू बोन्स, किडनी, लिम्फोसाइट्स और लीवर। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, हॉटकिंस डिजीज जो है वो लिम्फोसाइट से संबंधित है। हॉटकिंस डिजीज इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर्स ऑफ लिम्फेटिक टिश्यूज लाइक लिम्फ नोड्स, लिम्फोसाइट्स एक्सेट्रा। हॉटकिंस डिजीज में लिम्फ नोड्स या फिर लिम्फोसाइट्स के अंदर मैलिग्नेंट ट्यूमर का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट। नर्सेस डे थीम ऑफ 2020। ऑप्शन ए, अ वॉइस टू लीड डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ऑप्शन बी, अ वॉइस टू लीड अचीविंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑप्शन सी, अ वॉइस टू लीड नर्सेस डेवलपमेंट। ऑप्शन डी, अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। The right answer of this question is option D, a voice to lead nursing the world to health. Question number 31, the observable tip of iceberg of disease represents। आइसबर्ग जो कॉन्सेप्ट है डिजीज़ का, उसमें हम पढ़ते हैं कि आइसबर्ग यानी बर्फ़ की शिला के द्वारा हम कम्युनिटी में मौजूद डिजीज़ेस को रिप्रेजेंट करते हैं। उसका जो ये ऑब्जर्वेबल टिप होता है जिसको आप पानी के ऊपर देख सकते हैं, उसके द्वारा निम्न में से कौन सी सिचुएशन या कंडीशन को डिस्प्ले किया जाता है? क्लिनिकल रिकॉग्नाइजेबल केसेस को, अननोन केसेस को, हिडन केसेस को या फिर प्रिवेंटिव केसेस को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आइसबर्ग थ्योरी के अनुसार जो आइसबर्ग का पार्ट जिसे हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसके द्वारा कम्युनिटी में ऐसे केसेस को रिप्रेजेंट किया जाता है जिसे कि पता कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्पस ऑफ DEIC इज। DEIC का पर्पस क्या है? रेफरल एंड लिंकेज विद टर्शरी, प्रोवाइड फाइनेंशियल बेनिफिट टू बेनिफिशियरी, मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ RBS के टीम या फिर इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, रेफरल एंड लिंकेज बिटवीन टर्शरी। DEIC का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर। डायरेक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर, और ये राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक पार्ट है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है रेफरल एंड लिंकेज बिटवीन टर्शरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बीच लिंकेज और वहाँ पर रेफरल डिसाइड करना। क्वेश्चन नंबर 33, बेरी डिजीज इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ। बेरी रोग निम्न में से किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी में भी हम बात करें तो विटामिन B1 जिसे आप थायमीन के नाम से जानते हैं, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 34, पर्प्यूरा इज मैनिफेस्टेशन ऑफ। पर्प्यूरा निम्न में से किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? सबसे पहली बात, पर्प्यूरा क्या है?
परप्यूरा स्किन में पाए जाने वाली रेडनेस है या रेड पैच है? ऑप्शन ए थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कंडीशन में परप्यूरा होगा, ल्यूकोसाइटोसिस कंडीशन में होगा, एनीमिया में होगा या फिर ल्यूकोपीनिया कंडीशन में होगा? द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यदि किसी पर्सन के अंदर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाए, पर्सन की प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, तो इस सिचुएशन में उसमें परप्यूरा देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 35, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। ब्रायन ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। ब्रायन्स ट्रैक्शन किस सिचुएशन में लगाया जाएगा? फ्रैक्चर ऑफ फीमर, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर रेडियस फ्रैक्चर? द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ब्रायन्स ट्रैक्शन फ्रैक्चर ऑफ फीमर। हमारे जांग की हड्डी, स्ट्रॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट बोन फीमर में यदि फ्रैक्चर हो जाए तो उसके लिए ट्रीटमेंट हेतु हम ब्रायन ट्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके प्रैक्टिस के लिए हमने फेसबुक, टेलीग्राम चैनल पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर्स अपलोड किए हैं। आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पर क्लिक करके इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन, ऑल द बेस्ट।